हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस विद अशोक। जीएस विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं सेट 5 जो कि हम लोग कर रहे थे एसएससी और रेलवे के लिए और भी अदर एग्जाम जिसमें भी जीएस पूछी जाती है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़ें। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है अपना? क्वेश्चन फर्स्ट है कि द वीकली कॉमनवेल्थ वाज फाउंडेड बाई। साप्ताहिक राष्ट्रमंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मतलब कि ये जो पेपर है साप्ताहिक, ये जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट द्वारा ये चालू किया गया था। और ये तो वीकली है और एक डेली न्यूज़पेपर था, डेली, जो कि था कौन सा? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। और ये भी क्या है? एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया था। और जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट जो 1917 में आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी, 1917 में। और जो एनी बेसेंट है ये आईएनसी के अध्यक्ष 1917 में। और एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड आयरलैंड से आई थी। आयरलैंड से आई हुई महिला हैं जो कि भारत में स्वतंत्रता में इन्होंने बहुत मदद की। और आयरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? डबलिन। डबलिन। और ये यूरोप का एक कंट्री है। तो यहाँ से ये आई थी। और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग भी स्टार्ट की थी। होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग भी इन्होंने स्टार्ट की थी। और इन्होंने जो है वो मद्रास में स्टार्ट की थी, मद्रास में। और इसके हेडक्वार्टर जो कहाँ बनाए थे? अदियार में। और बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने भी क्या होम रूल लीग जो है वो चालू की थी, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में, और हेडक्वार्टर बनाए थे पुणे में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। और अगर विपिन चंद्र पॉल की बात करें तो ये एक गरम दल के नेता हैं, क्योंकि लाल बाल पाल में विपिन चंद्र पॉल। और ये वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में ये नेशनलिज्म इनने फैलाया, मतलब कि राष्ट्रवाद जो है वेस्ट बंगाल में फैलाया, ठीक है। और सरोजनी नायडू की बात करें, और सरोजनी नायडू की अगर बात करें तो ये क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं। नाइटिंगेल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और जो सरोजनी नायडू हैं, इन्होंने 1925 में ये आईएनसी की अध्यक्ष रहीं, आईएनसी प्रेसिडेंट इन 1925। वो जो सेशन कहाँ था? कानपुर सेशन था, ठीक है। और जो 1925 में ये सरोजनी नायडू रही हैं, तो ये भारत की जो प्रथम महिला जो आईएनसी की अध्यक्ष रहीं, प्रथम महिला जो आईएनसी की अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। और सरोजनी नायडू ने जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी लंदन में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। यानी कि वोमेन को रिप्रेजेंट कहाँ पे किया था? वोमेन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया था भारत की तरफ से। और जो सरोजनी नायडू हैं, सरोजनी नायडू ने अगर सरोजनी नायडू की इधर लिख देता हूँ, तो सरोजनी नायडू ने जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो कि गांधी जी द्वारा चलाई गई थी 12 मार्च 1930 को। और ये कब चली थी, कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक जो चली थी। इसमें जो है ये सरोजनी नायडू हैं जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और सीडीएम जिसे क्या कहते हैं? दांडी मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। और बाल गंगाधर की अगर बात करें, चलो ये आगे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट विच आरबीआई परचेजेज और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड। मतलब कि जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की विनिमय विधेयक की खरीद अथवा
पुनर्वितरण करती है कहलाती है। तो इसका आंसर तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, मतलब कि बैंक रेट पर ये काम किया जाता है। अब इसे समझने के लिए ये होता क्या है, ये होता है मान लो कि कोई कंपनी ए है, कंपनी ए है और कंपनी बी है, कंपनी बी, ठीक है। तो ए कंपनी द्वारा कोई भी माल जो है वो बी को दिया गया और इसने बी ने क्या किया, उसके रुपए के रुपए ना देके कमर्शियल पेपर को दे दिया। कमर्शियल पेपर जो है वो उसने उसके बदले में दे दिए, ठीक है। मतलब कि एक गारंटेड पेपर दे दिए कि जब होंगे तो मुझे ये पेपर दे देना, मैं उतने रुपए दे दूंगा। तो मान लो कमर्शियल पेपर 100 रुपए का ये किया है, तो 100 रुपए के कमर्शियल पेपर उसने दे दिए। फिर उसके बाद क्या है कि अगर मान लो कंपनी ए को जरूरत पड़ी और बी के पास नहीं है अभी पैसे, तो वो कहाँ जाएगा ये पेपर लेके, ये पेपर लेके बैंक को दे देगा, ठीक है, बैंक को। और बैंक उसे रुपए दे देगी, क्योंकि 100 रुपए के पेपर हैं तो उस पे वो दे देगी 97 रुपीज, ठीक है। तो 97 इसने दे दिए और इसने क्या दिया, ये कमर्शियल पेपर जो है वो इसे दे दिए बैंक को। अब फिर बैंक को अगर बैंक फिर भी अगर बी ने नहीं दिए तब तक मतलब कि अब इनका हो गया ना बैंक और बी का तालमेल, क्योंकि ए तो अपना ले लिया उसने रुपए, लेकिन फिर बैंक को भी जरूरत पड़ी तो वो कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो वो भी जो पेपर है वो किसे दे देगा, इसको बैंक को। और ये अब इसकी वैल्यू 97 है तो इसे मिलेंगे 94, मान लो 3 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। तो अब क्या हो गया, ये जो है, ये जो अब किसके किसके बीच की बात रह गई, मतलब कि ए आरबीआई से बी के बीच। लेकिन आरबीआई जो है वो डायरेक्ट कभी कंज्यूमर के पास नहीं होता है, तो ये बैंक को देगा और बैंक वापस इसको दे देगी और ये रुपए दे देगा वापस जो भी है पूरे। तो ये जो डिस्काउंट हो रहे हैं, जैसे कि 100 रुपए की कीमत के जो पेपर थे वो 94 तक आरबीआई पे पहुंच पाए, ठीक है। ये प्रोसेस अगर हुआ तो ये जो डिस्काउंट हो रहा है ये कौन से रेट पे हो रहा है, ये बैंक रेट पर हो रहा है, ठीक है, बैंक रेट पर हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है। और अगर बात करें किसकी, बैंक रेट की, अगर बैंक रेट की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो जो बैंक रेट क्या है कि जो है आरबीआई जो है, आरबीआई रुपए देता है किसको, बैंक को। आरबीआई बैंक को रुपए देता है, वो भी किस पे, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को रुपए देता है तो उसे बैंक रेट उस रेट पर देता है, ठीक है। और बैंक रेट के बाद अगर रेपो रेट की बात करें, ये ऑप्शन की, ए ऑप्शन की, तो रेपो रेट पे क्या होता है, आरबीआई ही रुपए देता है बैंकों को, बट क्या देता है, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम के टेन्योर के लिए ये देता है, ठीक है। और इसमें 1 साल से ज्यादा, 1 ईयर से ज्यादा के लिए। और उसके बाद अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें, ये रिवर्स रेपो रेट, ये बी ऑप्शन की बात, तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या होता है, आरबीआई आरबीआई को पैसे देती है बैंक। अब आरबीआई को तो पैसे की जरूरत नहीं है, मतलब कि आरबीआई तो खुद ही एक सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक है, और सबसे बड़ा बैंक है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की सेंट्रल बैंक है। लेकिन वो बैंक से रुपए क्यों लेता है, क्योंकि उसे मॉनेटरी पॉलिसी चलानी है, मतलब कि क्या है कि उसे जो महंगाई है उसे कंट्रोल करना है, इस वजह से वो बैंक से रुपए लेती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक। और अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मिला दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट को, तो इसे दोनों को मिला के क्या कहते हैं, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड लिक्विड मतलब पैसा की एडजस्टमेंट हो रही है, उसकी फैसिलिटी है लिक्विड लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो वो बैंक से लेगी रिवर्स रेपो रेट के रेट पर, जिससे कि महंगाई को मैनेज या इन्फ्लेशन को मैनेज किया जाए, ठीक। तो इसे एलएएफ तभी कहते हैं, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में क्या कर रहा है कि आरबीआई दे रहा है बैंकों को, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ले रहा है, तो मतलब कि बैंक और आरबीआई
इनके बीच में क्या हो रहा है, रुपए एक में इसने दिए और एक में इसने ले लिए, तो मतलब कि ये क्या हुआ कि लिक्विड जो है, लिक्विड मतलब पैसे की एडजस्टमेंट हो रही है, इस वजह से इसे एलएएफ कहते हैं। ठीक है। अ, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंक रेट, मतलब कि जो रिप्रेजेंट इवेंट है वो किस पे होता है, बैंक रेट पर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, कि कुचिपुड़ी डांस फॉर्म, एक सेकंड, बैटरी, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ओरिजिनेट इन, कि जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है वो कहाँ से ओरिजिनेट है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उसकी इसकी उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अब कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है वो आंध्र प्रदेश में है, और ये एक शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल क्लासिकल डांस है। ठीक है, और अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो कौन कौन से हैं, असम में जो है, असम में कौन है, सतरिया, सतरिया है। उसके बाद तमिलनाडु में भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये भारतनाट्यम, ये कहाँ पे क्लासिकल डांस, ये तमिलनाडु का है। और ये कुचिपुड़ी, ये दिख नहीं रहा होगा, लिख दे रहा हूँ मैं, तमिलनाडु हो गया। अब उसके बाद केरला है, केरला में कौन कौन से हैं, मोहिनी अट्टम और मोहिनीअट्टम और कथक कली। और नॉर्थ इंडिया का अगर पूछा जाए तो कथक है। और अगर और पूछा जाए, मणिपुर का मणिपुरी है, मणिपुर का मणिपुरी। और तो ये हो गया क्या है, और कथक नॉर्थ इंडिया का देख लिया, और नॉर्थ इंडिया का अगर देखा जाए तो वो कथक है। तो ये सारी क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म। और अगर लोक नृत्य देखा जाए, फोक डांसेस में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में लावनी है, लावनी। ठीक है, और लावनी डांस फॉर्म। और घूमर, ये कहाँ का डांस फॉर्म है, ये लोक नृत्य है जो कि कहाँ का है, ये राजस्थान का, घूमर। और अगर ऐसी बिहू एक डांस फॉर्म है, बिहू, बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है, असम। और अगर यक्षगन की बात करें, यक्षगान, यक्षगान की बात करें तो ये कर्नाटका का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये सारे ये लोक नृत्य और क्लासिकल डांस हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है या क्लासिकल डांस इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स नोटिफाइड आर नोटिफिकेशन ऑफ, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ, मतलब कि स्तन ग्रंथियों का संशोधन होती है। स्तन ग्रंथियों, एक सेकंड रुकना, चार्जर ऑन कर दूं। तो क्या है, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ, मेमोरी ग्लैंड जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये स्वेट ग्लैंड जो है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसके मॉडिफिकेशन से मेमोरी ग्लैंड, जिसे मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं, वो कहते हैं। और सेबेसियस, जहाँ से क्या पसीना निकलता है, मतलब कि जो बाल हैं स्किन में, वहां से क्या सेबेसियस ग्लैंड होती हैं जिनसे कि स्वेटिंग होती है। और इसका काम क्या है कि बॉडी का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, और जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करना, टॉक्सिन्स को रिलीज करना, ये इसका काम है, सेबेसियस ग्लैंड। अगर सलाइवरी ग्लैंड, ये लार ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, तो सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं, ये जो मुंह में होती हैं, सलाइवरी मतलब ये सलाइवा मतलब कि लार। तो इसमें एक होती है सब मैंडिबुलर, और एक सब लिंगुअल, और एक पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड
ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड जो कि मुंह में होती हैं, और इनसे क्या सलाइवा निकलता है, सलाइवा निकलता है। और सलाइवा जो है, अगर सलाइवा की बात करें तो सलाइवा है जो, सलाइवा यानी कि लार, लार में क्या होता है, एक टाइलिन नाम का, टाइलिन एक एंजाइम होता है जो किसमें मदद करता है, किसके पाचन में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट की, मतलब कि कार्ब्स के पाचन में जो हेल्प हेल्प करता है टाइलिन एंजाइम, जो कि लार में होता है। और अगर लार की बात करें तो एक दिन में 1.5 लीटर के करीब क्या निकलती है, लार निकलती है। और इसकी पीएच कितनी होती है, 6.9 के करीब क्या होती है इसकी, 6.8 6.9 के करीब इसकी पीएच वैल्यू होती है लार की। और अगर और बात की जाए, ये हो गया, हाँ। और अगर पैरोटिड ग्लैंड की बात की जाए तो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन, इन्फ्लेम यानी कि सूज जाती है पैरोटिड ग्लैंड, जिससे कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन से मम्स, मम्स जो है वो गलसुआ जिसे कहते हैं, मम्स जो है वो रोग हो जाते हैं। और ये एक वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है, वायरल डिजीज है। ओके। और जो अगर पैरोटिड ग्लैंड की ही बात की जाए तो पैरोटिड ग्लैंड जो फैंग्स होते हैं, फैंग्स किसके, फैंग्स कहाँ पे होते हैं, सांप जिससे वह जहर जिसमें होता है, तो वो कौन सी ग्लैंड होती है सांप की, वो अ, क्या होती है, वही होती है पैरोटिड ग्लैंड से में ही क्या होता है, जहर। और जो अगर स्नेक की स्टडी को क्या कहते हैं, स्नेक अगर है, स्नेक की स्टडी को कहते हैं सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स। ठीक है। और जो स्नेक है, स्नेक में एक वाइब्रेशन फील करने के लिए जैकोब्सन, जैकोब्सन ऑर्गन भी होता है, जैकोब्सन ऑर्गन भी होता है, ये भी आप याद रखें। और लैक्राइमल ग्लैंड की अगर बात करें तो लैक्राइमल ग्लैंड की अगर बात करें तो ये क्या है, आंसू वाली, इससे आंखों में लैक्राइमल ग्लैंड होती है, जिससे कि क्या निकलता है, आंसू निकलते हैं। ठीक है। लैक्राइमल ग्लैंड, या इसे क्या कहते हैं, टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, टीयर ग्लैंड। ठीक है, टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। और जो, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया अर्लीस्ट कॉन्टेक्ट विद द इस्लाम केम थ्रू, इस्लाम के साथ भारत में पहला संपर्क कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ। तो ये जो है वो 712 एडी, 712 एडी में जो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सबसे पहले भारत में आक्रमण किया, जो कि सिंध से आया था, मतलब कि अरब, अरबों ने सिंध पे, अरब ऑफ सिंध, इन्होंने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया। और तभी से क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे आगमन हुआ इस्लाम का। ठीक है। और ये कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से ही पूरे जो भी अरब इन्वेजन हुए वो सारे कहाँ से हुए, अरब इन्वेजन जो भी हुए वो यहाँ से, जितने भी इन्वेजन फिर हुए नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से हुए, क्योंकि यहाँ पे बोलन और पोलन दर्रा था, वहाँ से आते थे लोग। और अगर बात करें, ठीक है, फिर उसके बाद, इसके बाद जो मोहम्मद कासिम के बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब कि अगर बात की जाए गुलाम वंश की स्थापना हुई, फिर गुलाम वंश की, गुलाम वंश, उससे पहले महमूद गजनबी भी आया, वो देखेंगे, लेकिन गुलाम वंश की स्थापना जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर। फिर खिलजी वंश आए, और फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और सैयद वंश, और ये तुम्हारा फिर लास्ट में लोधी वंश, और फिर उसके बाद मुगल्स आ गए। ठीक है। तो भारत में जो दिल्ली सल्तनत का टाइम रहा 1206 से 1526 तक। ठीक है। और 1526 से ये पूरा 1757 तक क्या रहे, ये मुगल का शासनकाल रहा। और एक्चुअल शासन 707, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब तक, 707 में औरंगजेब की जो मृत्यु होगी उससे ही पतन होना चालू हो गया मुगल सल्तनत का। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्रीन आउट इफेक्ट शो नहीं करती। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि
जब हमारा वातावरण वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या गर्म होने लगता है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शो होता है। ठीक है, मतलब कि हमारे वातावरण का गर्म होना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने वाली कौन कौन सी गैसें हैं, तो ये टोटल 6 गैसें हैं, जिसमें कि मीथेन मीथेन जैसे कि क्या कहते हैं, मार्स गैस, ठीक है, दलदल वाली गैस। और जो मीथेन के बाद है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और मीथेन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, और नाइट्रस ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 6 क्या हैं, ये 6 ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, मतलब ये जो गैसें हैं ये क्या एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। ठीक है, तो इसमें मीथेन तो है ही, और ये भी शो करती है N2O और H2O मतलब कि हाँ, और जो है वाटर वेपर, मतलब कि H2O मतलब वाटर वेपर, ये भी शो करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उसके बाद वाटर वेपर के बाद इंफ्रा इंफ्रारेड रेज जो, और उसके बाद ओजोन, ये तीनों गैसें भी क्या करती हैं, ग्रीन हाउस का इफेक्ट जो है वो शो करती हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा SO2। SO2 जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो नहीं करती है। ठीक है, और SO2 करती क्या है, SO2 करती है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, और अगर SO2 जैसे कि एयर में है एयर पोल्यूशन, और अगर बारिश हो जाए तो नीचे गिरेगा तो क्या H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O से क्रिया करके SO2। तो ये एसिड रेन का पार्ट बनाती हैं। ठीक, एसिड रेन का SO2 और CO2 गैस, ये दोनों गैसें क्या करती हैं, ये जो है एसिड रेन का पार्ट बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा SO2 जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो नहीं करती है, ये एयर पोल्यूशन दिखाती है। और एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है, लाइकन जो है वो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। और लाइकी जो एल्गी और फंगस से के सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन डिजोल्व गोल्ड, मतलब कि निम्न में से कौन सा जो है वो गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है। तो इसमें आंसर होगा क्योंकि गोल्ड प्लेटिनम को क्लीन करने के लिए कौन सी चीज यूज करी जाती है, एक्वा रेगिया। मतलब कि क्या होता है एक्वा रेगिया का, मतलब कि इसमें 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3 होता है। तो इसे मिला के क्या बनता है, एक्वारेगिया, और एक्वारेगिया से ये चीजें क्लीन होती हैं। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो HNO जो 3 है, तो ए इज द राइट आंसर हो गया, HNO3 इज द राइट आंसर। और H2SO4 बी जो है इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और या इसे कहते हैं किंग ऑफ एसिड। ठीक है, और HCl की बात करी जाए तो HCl जो है वो यूज होता है किसमें, जो बाथरूम क्लीनर आते हैं बाजार में, बाथरूम बाथरूम क्लीनर में यूज होता है HCl। और HCl जो है वो हम लोगों के स्टमक में भी तो है, स्टमक में होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल से ऑक्जेंटिक सेल्स से निकलता है। और इसकी पीएच कितनी होती है, 1.4 के करीब पीएच होती है स्टमक में। और स्टमक को HCl से बचाने के लिए एक म्यूकस निकलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर यानी कि शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई मतलब कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर वर्क अपॉन टाइम। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो है इसकी यूनिट हुई। तो इसमें जूल नहीं दिया है, तो और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट वाट भी होती है। ठीक है, तो वाट इज द राइट आंसर।
बी इज द राइट आंसर। तो पावर है, और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इस पे मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसी वजह से ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और अगर वाट करें तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए एक किलो वाट आवर, जिसमें कि हम लोगों का जो घर की बिजली है वो जलती है किलो वाट आवर में, तो ये होता है 1.3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है। और कार्य जो है, जूल, जूल जो है वो किसका मात्रक है, कार्य का। और एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल का, और जूल होता है। और वोल्ट, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्टेज। और करंट का मात्रक एम्पियर। करंट अगर देखा जाए तो करंट मतलब कि धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है। और आवेश अगर पूछा जाए, आवेश या पोटेंशियल का मात्रक कूलम। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये बी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल गेट रॉयल एसेंट इन द ब्रिटेन। तो कब हुआ था जो ब्रिटेन ब्रिटेन लोगों ने एसेंट दी थी, किसको, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल को। भारतीय स्वतंत्रता बिल जो था उसे ब्रिटेन की शाही सहमति कब मिली, तो उसको शाही सहमति मिली ये जुलाई 18 1947, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 18 जुलाई को अ, जो है एसेंट। अब इसमें ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस बिल जो आया था वो सबसे पहले आया था 3 जून प्लान, 3 जून प्लान। ठीक। इसके तहत क्या था, इसके तहत जो 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद करना था। और 3 जून प्लान को क्या कहते हैं, डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान कहते हैं, या माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, बेटन प्लान भी कहते हैं। ठीक है। तो 3 जून प्लान के तहत, और इसे एसेंट कब मिली थी, 18 जुलाई 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को जो है हम लोगों का देश आज़ाद हो गया था। और 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान जो है आज़ाद हो गया था। और पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं वो कौन बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। और इसके बाद और इंडिया में माउंटबेटन बने थे, और फिर उसके बाद राजगोपालाचारी, जो कि हम लोगों के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी हैं और अंतिम भी हैं, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल जो है वो पोस्ट हटा दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, which mobile application has been created by the RBI, Reserve Bank of India, to identify the denomination of notes by visually impaired people। मतलब कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको नोट पहचानने के लिए कौन सी ऐसी ऐप है जो आरबीआई ने डेवलप की थी। तो इसके बारे में अगर देखते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा, मनी। मनी मतलब कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, मोबाइल मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, आइडेंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ये किसने लॉन्च की थी, आरबीआई ने। किन के लिए, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए किया जाता है। और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में आरबीआई के हेडक्वार्टर हैं। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी।
और आरबीआई जो है वो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एरिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो यूनियन टेरिटरी जो सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी जो है यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। सबसे छोटी जो है यूनियन टेरिटरी की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप है। अगर एरिया के बारे में अगर स्टेट की बात की जाए कि मतलब कि सबसे बड़ा स्टेट क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो उसका आंसर होगा राजस्थान। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा होगा, कौन होगा सबसे छोटा? गोवा। ठीक है, तो ये दोनों, ये उसका हो जाएगा। और अगर यूनियन टेरिटरी की अगर बात की गई तो लक्षद्वीप। और सबसे बड़ी अगर पूछी जाए यूनियन टेरिटरी, अगर बात की जाए एरिया वाइज, तो ये अब हो गई है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद लद्दाख हो गया, उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार। तो ये सीक्वेंस हो गया। पहले अंडमान निकोबार था, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन गए स्टेट से हटके। कब कब बन गए ये? 31 अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, तो एरिया वाइज अगर स्टेट पूछा जाए, स्टेट की अगर बात की जाए तो राजस्थान है बिगेस्ट, और स्मॉल पूछी जाए तो गोवा है। ओके, और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप छोटा है और बड़े में जम्मू कश्मीर है। और अगर और बात की जाए किसकी, दमनदीप और दादरा नगर हवेली, ये दोनों का मर्ज कर दिया गया। कब? ये कर दिया गया 26 जनवरी 2020 में। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को इनका मर्जर कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और लक्षद्वीप की राजधानी कभी लगती है? अगर लक्षद्वीप की राजधानी के बारे में बात की जाए, इन जुलाई 2020, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हैज बीन कन्वर्टेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन म्यूजियम इनटू द मॉस्क। तो ये था इसका आंसर, टर्की। ठीक है, जो टर्की में जो मॉस्क है वो म्यूजियम इनटू द मॉस्क की मस्जिद को, संग्रहालय को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। एक म्यूजियम था, उसे कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? एक मस्जिद में। ठीक है, संग्रहालय को, संग्रहालय यानी म्यूजियम को। और तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। अंकारा, ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और सर्बिया की अगर राजधानी की बात करें तो ये है बेलग्रेड। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की। और ट्यूनीशिया, सीरिया की दमस्कस। दमस्कस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश होस्ट मैंगो फूड फेस्टिवल। उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी सिटी है जो कि क्या करती है? मैंगो फेस्टिवल जो है वो मनाती है, मेजबानी करती है। तो वो है जो यूपी की राजधानी कही जाने वाली लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं, लखनऊ। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं फिर। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट लाइकन पार्क। मतलब कि भारत के किस राज्य में जो है पहला लाइकन पार्क जो है बना है। और लाइकन मैंने बताया था, लाइकन क्या है? एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर, एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं, पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पहला लाइकन पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड, मतलब कि सीधा राइट आंसर उत्तराखंड, जिसकी राजधानी राजधानी क्या? हाँ, देहरादून है, देहरादून। और अब देहरादून है, और उत्तराखंड में राजाजी
राजाजी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, दोनों मतलब नेशनल पार्क है और उससे टाइगर, इसमें टाइगर रिजर्व भी है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अब नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क भी हो गया है। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क अब कहते हैं, और ये टाइगर रिजर्व भी है। और इसमें वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। और अगर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये सारे क्या हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क हैं। और उसके बाद अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, जिससे कि क्या होती है, तीस्ता रिवर जो है निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। मतलब कि तीस्ता जो है वो सिक्किम की नदी है। और सिक्किम जो है पहला राज्य है जो ओपन डेफिकेशन फ्री राज्य हो गया था। और सिक्किम जो है वो 1975 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था, और ये हमारा 22वां राज्य था। ठीक है, और देखते हैं त्रिपुरा, मेघालय। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और which of the following metals was not known to the Indus Valley civilization? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मेटल है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो नहीं थी। ठीक है, नॉन नहीं थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कब तक थी, वो थी 1500 बीसी से पहले तक। ठीक है, मतलब कि 10,000 या 20,000 से ले सकते हैं 1500 बीसी तक। और इसे, ये क्या है, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि पहली सिटी जो 1921 में खोजी गई थी वो हड़प्पा थी, इस वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसमें आयरन जो है, डी इज द राइट आंसर। जो आयरन जो है वो नॉन नहीं था, क्योंकि ये जो है वो कब, ये किस टाइम आया था, लेटर वैदिक एज के टाइम, लेटर वैदिक एज। ठीक है, लेटर वैदिक एज के टाइम ये खोजा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है कॉपर नॉन था। ठीक है, कॉपर जो है नॉन था, लेकिन आयरन जो है वो लेटर वैदिक एज में आया है। और आयरन की अगर बात की जाए तो आयरन जो है, आयरन को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन, जिससे कि वो जंग से बच जाए। और जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन से क्रिया के जंग लग जाती है जब लोहे में, तो उसका वजन बढ़ जाता है, लोहे का वजन बढ़ जाता है जंग लगने पर। ठीक है, कोरोडेड जब लोहा हो जाता है तो वजन बढ़ जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और लोहा की बात करें तो इसकी और है हेमेटाइट, लेमनाइट, आयरन पायराइट, साइड्राइट, ये सारी क्या हैं, इसकी ओर हैं, यानी इसके अयस्क हैं। और आयरन पायराइट को क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं, फूल्स गोल्ड मतलब कि लोकल सोना के नाम से जानते हैं, जो कि FeS2 होता है। ओके, और गोल्ड है जिसका क्या होता है, ये AU से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और कॉपर का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29। और इसके बाद जिंक का 30, और जिंक का 30 उसी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे कर ली जाती है, आयरन मतलब Fe, और Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं,
होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि होम रूल लीग किसने फाउंड की थी। होम रूल लीग जो है वो होम रूल लीग जो है वो किसने फाउंड की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। अभी हम लोगों ने देखा था। तो होम रूल लीग जो है वो 1916 में बाल गंगाधर जी ने महाराष्ट्र में चालू की थी, और हेडक्वार्टर कहाँ थे, हेडक्वार्टर थे पुणे में। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने दो पेपर भी निकाले हैं, जिनमें है एक है मराठा, अंग्रेजी राज की दुश्मन, मराठा और केसरी। केसरी और केसरी जो है वो मराठी भाषा में, मराठी लैंग्वेज में है, और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जो है इन्हें कहते हैं, ये पहली बात तो ये गरम दल के नेता हैं, और ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब कि, और इन्हें जो विंस्टन चर्चिल है, जो विंस्टन चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल नहीं, वैलेंटाइन सरोल, वैलेंटाइन सरोल जो है, उन्होंने क्या कहा था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, इन्होंने कहा था, वैलेंटाइन रोल ने इनको, बाल गंगाधर तिलक जी को। और बाल गंगाधर तिलक की अगर और बात करते हैं कि इनकी मृत्यु जो है वो 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, जब गांधी जी जो हैं उन्होंने उन्होंने लॉन्च की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिस दिन लॉन्च की थी, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी की भी जो है वो डेथ हो गई। और अगर बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करें तो ये दो बार जेल गए हैं, मांडले जेल। ठीक है, हाँ, मांडले जो कि पुणे में है। और जो एनी बेसेंट के बारे में लोग देख चुके हैं, और लाला लाजपत राय के बारे में अगर देखें तो लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं, पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया नाम की क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। और लाला लाजपत राय जो, और इनकी जो इनकी जो मृत्यु है वो कब हो गई थी, जब साइमन कमीशन भारत में आया था। ठीक है, 1928 में। ठीक है, और जो है ऐसे सॉन्डर्स ने ऑर्डर दिया था, सॉन्डर्स जो है वो, उसने ऑर्डर दिया था इन पर लाठीचार्ज करने के लिए। और साइमन कमीशन जो है वो क्यों आया था, जो 1990 में जो राइट दिए गए थे उनकी समीक्षा करने के लिए एक साइमन कमीशन आया था, जो कि 10 साल बाद आना था, मतलब कि 1929 में आना था, बट 28 में आया। और इसका बाइकआउट क्यों किया गया, क्योंकि इसमें इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था, क्योंकि हम लोगों को राइट दिए जा रहे हैं। उसमें भी क्या हुआ था कि हम लोगों का कोई मेंबर ही नहीं था, इस वजह से बाइकआउट किया था। और इसका बदला लेने के लिए जो है लाल गंगा जो है हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इन पे क्या किया था, वो हमला, इसे मारने के लिए कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा हेल्ड, मतलब कि कब लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग जो है वो होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग, मतलब कि ज्वाइंट मीटिंग कब होती है, तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो कब है, 08 आर्टिकल में है। और ये कब होती है, जैसे कि कोई बिल है, और बिल जो है, बिल एक क्या होता है, सबसे पहले तो बिल एक प्रपोजल होता है, प्रपोजल। ठीक है, और फिर इस पे डिस्कशन होती है, और डिस्कशन होती है लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, और अगर ये दोनों सदन से नहीं पास होता है तो ये 6 मंथ तक अगर नहीं हुआ है ऐसा काम, तो क्या हो जाता है, बिल जो है वो डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक यानी कि खत्म हो जाता है।
और अगर ये इम्पोर्टेंट बिल है तो क्या प्रेसिडेंट जो है वो डेडलॉक बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं? कौन? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे? सम्मन करेंगे। सम्मन कौन? दोनों हाउस को, लोकसभा और राज्यसभा को। बट जब ज्वाइंट सिटिंग जब होगी तो ज्वाइंट सिटिंग को चेयर कौन करेगा? चेयरपर्सन कौन होगा? वो होगा लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष अगर अब्सेंट है तो उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष इसकी चेयर करेगा। तो ये हो गया ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। और ज्वाइंट सिटिंग जो है 108 में ज्वाइंट सिटिंग है। और ज्वाइंट सिटिंग कौन कौन से बिल में नहीं आ सकती? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। और मनी बिल के केसेस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो कौन से आर्टिकल में? 368 में। और मनी बिल 1110 में है। और बजट की बात करें तो बजट 1112 में है, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। और चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन द लोकसभा प्रेसिडेंट व्हेन कॉल्ड, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट के बुलाने पर, जब बुलाए तब ज्वाइंट सिटिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है with the with both the house of the parliament sitting together the following, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट नहीं। एक्सेप्टिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? इसमें जो ऑल मेंबर तो होते हैं, ऑल मेंबर ऑफ, इसके इलेक्शन में कौन पार्ट करते हैं? अगर ये क्वेश्चन देखें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल मेंबर ऑफ हाउसेस कौन? लोकसभा और राज्यसभा के, जो नॉमिनेटेड हों या मतलब नॉमिनेटेड किए गए हों या सिलेक्टेड हो, मतलब कि या चुन के आए हुए हों। मतलब कि ये दोनों टोटल जो मेंबर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन प्रेसिडेंट में क्या करते हैं? ओनली जो चुन के आए हुए हैं वो वाले मेंबर, नॉमिनेटेड वाले नहीं होते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक। और राज्य की और दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के। तो ये तो हो गया इलेक्शन का। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि विद द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सिटिंग टुगेदर द फॉलोइंग, एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं। द considering and pass a bill on which both houses do not agree, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब क्या है? ज्वाइंट सिटिंग होगी। तो कब होगी? क्योंकि जब डिसएग्री होंगे दोनों। तो सी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स, क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न होता है एक विशेष समय पर विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र का अनुपात, विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात में परिवर्तन। The proportion of area under the different crop at the particular point of time. Change the proportion of the area under different crop. और तीसरा ऑप्शन क्या है? The outcome of the trial, outcome of the trials and adjustment. और चौथा है the change in the use of, चौथा है the change in the use of, कहाँ है? The change in the use of fertilizer. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, द प्रोपोर्शन ऑफ द, इसका आंसर हो जाएगा ए, द प्रोपोर्शन ऑफ द एरिया अंडर द डिफरेंट क्रॉप। मतलब कि क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई अगर फील्ड है, इसमें एक प्रोपोर्शनेट एरिया है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट फसल एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब कि जैसे कि इसमें राबी क्रॉप फिर उगाएंगे, इसी के बाद इसे प्लो करने के बाद क्या कराएंगे? खरीफ क्रॉप। खरीफ मतलब कि एक क्रॉप पैटर्न के रूप में, जायद क्रॉप ये चलेगा। तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं।
ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन जो फ्लड है वो प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, मतलब कि ऑपरेशन फ्लड कौन से किसके साथ जुड़ा है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के साथ जुड़ा है, मिल्क प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। और जो ऑपरेशन फ्लड है वो किसने लॉन्च किया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। और जो है अगर मिल्क के लिए रेवोल्यूशन कौन सा था, रेवोल्यूशन था ये वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज, अरे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन। ये क्या है, फादर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन्हें कहते हैं। और इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, मिल्क डे, जो कि है 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, मिल्क डे। और 26 नवंबर को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, ठीक, 1 जून। तो इज द राइट आंसर। और सॉइल की स्टडी को अगर देखा जाए तो पीडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए इज द राइट आंसर, इसमें क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो गया। मैन कैम्प, मैन कैम्प इज रिटन बाय, तो ये जो है वो एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, आप अच्छे से इसको पढ़ें। और ज़रूरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी भी एग्जाम में, वो मैं करा रहा हूँ। और इसके साथ आपका, और जो भी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, तो कई बार इस वजह से ज़्यादा बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार हो सकें, ठीक है, जिससे कि जरूरी नहीं जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उन्हीं से आए, जो आपस में एक्सप्लेनेशन है जो मैं मतलब बता रहा हूँ और भी क्वेश्चन, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन की वो मैं बता देता हूँ जितना कि बतानी चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो उन्हें फ़ायदा मिले। धन्यवाद।